गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का चैप्टर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का आज हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। वोटर लिस्ट से आज हमको स्टार्ट करना है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से हम आगे बढ़ चुके हैं। आज हमको वोटर लिस्ट की तरफ बढ़ना है। Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the elections and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. एक बार जब आपका कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो जाती है, उसमें कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। उसके बाद ये फिक्स करना होता है, ये तय करना होता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। इस फैसले को लास्ट डे तक हम पेंडिंग नहीं रह सकते हैं, किसी एक के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतांत्रिक चुनाव में जो वोटर है उसकी जो वोटर है वो अगर योग्यता है उसके पास वोट करने की, या वो एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। और ये जो वोटर लिस्ट है आपकी, ये काफ़ी समय पहले, चुनाव से महीने 2 महीने 3 महीने पहले आपका डिसाइड कर ली जाती है कि कौन आपका वोट दे सकता है, वोटर लिस्ट में किसका नाम होगा, कौन एलिजिबल है। इन सारी चीज़ों को पहले से तय कर लिया जाता है। ठीक है, ये जो आपकी लिस्ट होती है इसको इलेक्टोरल रोल कहा जाता है ना, मतदाता सूची कहा जाता है, या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में इसको वोटर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। Earlier we read about the principle of universal adult franchise. Its practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. वोटर लिस्ट या वोट देने के अधिकार को जो ये सिस्टम है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके लोकतांत्रिक चुनाव की पहली कंडीशन से है, पहली शर्त से है कि आप अपना प्रतिनिधि, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सभी को बराबर मिलनी चाहिए, सभी को वोट करने का अधिकार बराबर मिलना चाहिए, सभी की वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सभी की वोट की वैल्यू, एक वोट है तो उसकी वैल्यू भी बराबर ही रहेगी, उसकी वैल्यू किसी की फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ऊपर नीचे नहीं रहेगी। ठीक है, व्यवहार में इसका मतलब अगर देखा जाए तो हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का आपका वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। जब तक कोई प्रॉपर रीज़न ना हो, तब जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर सही रीज़न ना हो, तब तक हम किसी भी वोटर को, किसी भी कैंडिडेट को जो कि एलिजिबल है वोट देने के लिए, हम उसको उसके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, उससे हम ये अधिकार छीन नहीं सकते हैं। आपके वेरियस टाइप्स के मेंटालिटी वाले लोग होते हैं। लोग एक दूसरे की विचारधारा से अलग अलग वैरी करते हैं, लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है, सोचने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है। कोई अमीर होता है, गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, या फिर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है ना। कोई आपका काइंड है, कोई नहीं है, लेकिन सभी लोग एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे इस देश में गिने जाते हैं और सभी को वोट देने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। अपनी ज़रूरत और विचारों के अनुसार वो अपने सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं, इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इन अवर कंट्री all the citizens aged 18 years and above can vote in an elections. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. Some criminals and persons with unsound mind and be denied the right to vote, but only in rare situations. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. As new persons attain voting age, names are added to the voter list. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. A complete version, a complete revision of the list takes place every 5 years.
This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election of photo identity card has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voter list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the ड्राइविंग लाइसेंस. अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में जो एज है वोट करने की वो आपकी 18 साल है. 18 जब भी आप 18 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे तो आपका वोटर लिस्ट में आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, है ना. आप नगर पालिका चले जाइए और वहाँ से आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. ठीक है, 18 साल या 18 साल के आप अगर ऊपर है तो आपको वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है. अपने देश में डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इसके लिए आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप क्या फॉलो करते हैं, आपकी मेंटालिटी क्या है, इन सारी चीज़ों से इतर आप सभी को वोट देने का अधिकार मिलता है. और ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि वोटिंग करते टाइम किसी को भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए. किसी को भी वोट करने के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए, उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए, है ना. क्योंकि आपका ये राइट टू इक्वलिटी में आता है वोट करने का जो अधिकार है आपका. ठीक है, जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है उन्हें वोट देने से वंचित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में, बहुत खास स्थितियों में ही उनसे ये वोट करने का अधिकार छीना जा सकता है. ठीक है, वोटर लिस्ट जो आपकी तैयार करने की जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है. गवर्नमेंट हर 5 साल में आपका वोटर लिस्ट को अप टू डेट करती है, क्योंकि कुछ खास स्थितियों में ऐसा हो जाता है, कुछ वोटर जैसे आपका उचेहरा की अगर हम बात करें तो उचेहरा या मैहर की या नागौद की आसपास के क्षेत्रों की, आपके विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जैसे मान के चलिए उचेहरा में कुछ लोग हैं वो 2018 वाले में वोट किए, लेकिन उसके बाद वो उचेहरा क्षेत्र को छोड़ के हमेशा के लिए कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, या फिर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई किसी भी रीज़न से, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है. और हर 5 साल में आपके कुछ और लोग उस एज तक आ जाते हैं कि वो वोट करने के अधिकारी हो सकें, तो उन्हें भी वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम सरकार का होता है. ये इसलिए कि सभी लोग वोट कर सकें, सभी को वोट देने का अधिकार मिल सके और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने हिसाब से चुन सकें. तो ये सारी जिम्मेदारी अप टू डेट रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास होती है. पिछले कुछ सालों से आपका जो चुनाव व्यवस्था में जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है आपका, उसमें अब लोगों की फ़ोटो भी लगी रहती है ना. फ़ोटो भी लगी रहती है. पहचान पत्र जो रहता है, वोटर आईडी कार्ड जो रहता है, उसमें जिस व्यक्ति के नाम पे वो इशू हुआ है उसकी फ़ोटो आपकी लगी रहती है. ये इसलिए होता है कि कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति के नाम पे वोट न डाल के चला आए. ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरा वोटर आईडी कार्ड है. ठीक है, मेरा वोटर आईडी कार्ड है और मैं किसी रीजंस की वजह से जिस टाइम पे चुनाव कंडक्ट हो रहा है या इलेक्शन वोटिंग हो रही है उस दिन मैं अपने यहाँ पे नहीं हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हूँ जहाँ पे मैं वोट कर सकता हूँ. तो अगर अब मेरी उसमें फ़ोटो नहीं होगी तो मेरे नाम से कोई भी वोट करके चला आएगा. अब मुझे अगर वोट अपने किसी पसंद के व्यक्ति को देना हो और जो अगला व्यक्ति मेरे नाम पे वोट करने जा रहा है, अब मुझे नहीं पता है वो किसके नाम पे वोट करके आ जाएगा, तो इस तरह की धांधलेबाजी ना हो इसके लिए भी जो पहचान पत्र वाला सिस्टम है वो आपका फ़ोटो के साथ निकाला गया है. और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ये सभी को प्रोवाइड कराया जाए, जितने भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं सभी को ये आईडी कार्ड आपका दिया जाए. ठीक है, लेकिन अभी भी जैसे अपन जब सेंटर में जाते हैं वोट करने के लिए, आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, जब आपकी एज हो जाएगी 18+ हो जाएगी, तो आप लोग जब वोट करने जाएंगे तो इस चीज़ को देखेंगे. शायद तब तक सिस्टम चेंज हो जाए, लेकिन अभी आपका ये सिस्टम चल रहा है कि आप अगर जो आपको वोटर लिस्ट की एक पर्ची आती है वोट होने से पहले, गवर्नमेंट सबको पर्ची बंटवाती है कि भाई ये आपका
ये आपकी पर्ची है और आप ये लेके जा सकते हैं वोट करने। अगर आपके पास वो पर्ची नहीं है तो आप वोट जाके नहीं कर सकते हैं। तो आप सिर्फ वो पर्ची लेके चले जाइए और जाके आप वोट कराइए, उसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। अब जो पर्ची होती है उसमें फ़ोटो बहुत क्लियर नहीं होती है, उसमें फ़ोटो बहुत क्लियर नहीं होती है, ब्लरली सी फ़ोटो होती है, ब्लैकिश सी फ़ोटो होती है। तो उसमें ये सीन होता है कि कोई भी किसी का भी लेके जा सकता है। अगर आप सेम एज के हैं लगभग तो आप जाके किसी के नाम पे भी वोट डाल सकते हैं। और ये जो वोटर आईडी कार्ड है ये अभी कंपलसरी नहीं है कि आपको वोटर आईडी कार्ड लेके ही जाना पड़ेगा जहाँ पे आप वोट करने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस केंद्र में आप, जिस सेंटर में आप वोट करने जा रहे हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं। आप सिर्फ उस पर्ची को लेके चले जाएं जिससे आप वोट कर सकते हैं, जो आपको चुनाव से पहले आपको पर्ची मिली है। जब भी आप चुनाव केंद्र के बाहर पहुंचते हैं, अगर आपको पर्ची नहीं मिली है तो वहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ के कार्यकर्ता बैठे रहते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के कार्यकर्ता बैठे रहते हैं अपनी टेबल कुर्सी लगा के, और उनके पास पूरी वोटर लिस्ट होती है, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट होती है एक अलग से। अगर मान के चलिए बाई चांस किसी को लिस्ट नहीं मिली है, किसी कारण से वो लिस्ट नहीं पाया है और उसकी लिस्ट या तो गुम गई है, तो वो जाके वहाँ पे, अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो उनके कार्यकर्ता से जाके मिल के उनसे वोटर लिस्ट, अपने वोटर लिस्ट का जो वो रहता है, पर्ची रहती है, वो ले सकता है। ठीक है। अभी भी आप ये भी है कि पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड अगर अपना नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप लाइसेंस वगैरह लेके जा सकते हैं, राशन कार्ड लेके जा सकते हैं और उसमें आप जाके वोट डाल के चले आ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनका नॉमिनेशन किस तरह से होता है इसको देखना है। वी नोटेड अबव दैट in a democratic elections, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest on an elections. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. The only difference is that in order of be a candidate, the minimum age of 25 years, while it is only 18 years for being a voter. There are some other restrictions on criminals, etc. But these applies in very extreme cases. Political parties nominated their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि अपने लोकतंत्र में हमारे पास जब चुनाव होता है तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। भाई डेमोक्रेसी में अगर हम ये देखते हैं कि आपका चुनाव आपका डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें हम ये पॉइंट पढ़ते हैं कि लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए। ऑप्शंस होने चाहिए। कोई एक कैंडिडेट खड़ा होकर या दो कैंडिडेट खड़े होकर आपस में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स, मतलब सबको यही अपॉर्चुनिटी, अगर आप वोट करने के अधिकारी हैं, अगर आप वोट कर सकते हैं तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ एक अंतर है, एज का डिफरेंस है। वोट करने की एज होती है 18 ईयर्स ओल्ड एंड आप कैंडिडेट बनने की एज होती है 25 ईयर्स ओल्ड। चाहे ये विधानसभा का चुनाव हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, या फिर पार्लियामेंट में लोकसभा का चुनाव हो, लोअर हाउस का चुनाव हो, इसमें दोनों में 25 साल की एज होती है, आप इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो उम्मीदवार बनने में, आपका कैंडिडेट बनने में एक चीज़ और मायने रखता है कि आप अपराधी ना हो। अपराधी कैसे? आप बहुत जघन्य अपराध करके ना आए हो, कोई ऐसा अपराध करके ना आए हो कि आपके ऊपर राजद्रोह लगा हो, आपके ऊपर NSA लगा हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हो, ऐसा अपराध ना किया हो। लेकिन छोटा मोटा या थोड़ा बड़ा अपराध अगर आपने किया है तो आपको भी कैंडिडेट बनाया जा सकता है, आपको भी कोई पार्टी अपने तरफ से कैंडिडेट बना सकती है। ठीक है। तो कोई पार्टी अगर किसी व्यक्ति को अगर अपना कैंडिडेट बनाती है तो उसे उस पार्टी का सपोर्ट मिलता है, पूरा उसके कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिलता है। ठीक है। साथ में जैसे हम बात करते हैं कि कोई पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है, तो ये चीज़ आप सभी को पता होगा कि इसको क्या कहते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति को फलानी पार्टी से टिकट मिला है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। ये आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को फलाने पार्टी से टिकट मिली है कि वो अब चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Recently, a new system of
declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. ठीक है, चुनाव लड़ने में जो लोग भी इच्छुक होते हैं, जिनको भी चुनाव लड़ना होता है, जो भी उम्मीदवार होते हैं, उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है. अब वो नॉमिनेशन फॉर्म आपको जमा होता है कलेक्ट्रेट में. उसके साथ आपको एक निश्चित आपका एक मनी अमाउंट होता है, उसको भी आपको जमा, कुछ पैसे होते हैं जिसको हम जमानत राशि के नाम पे भी जानते हैं. नहीं सुनते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति चुनाव में खड़े थे और उनकी जमानत तक जब्त हो गई है. आपने सुना होगा जमानत जब्त हो गई है. तो वो जो आपका थोड़ा पैसा जो जमा होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा होता है, जब एक निश्चित रहता है कि 6% अगर आप पूरी जितनी भी जनता है, जितना ही वोट पड़ा है आपका, अगर मान के चलो 100% जनता है, पूरी 100% जनता तो वोट करती नहीं. अगर मान के चलो 60% अगर वोट पड़ा है और आप उसमें से 6% भी अगर आप वोट नहीं पाए हैं, तो तब आपकी जो जमानत राशि है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो जब्त हो जाएगी. वो सरकार आपको वापस नहीं करेगी. ठीक है, अगर आप 6% से 6.1% वोट भी अगर आप पाते हैं तो आपकी जमानत राशि आपको लौटा दी जाएगी. अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितनी जमानत, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है. मे बी 15,000 रुपीज़ आपका होता है जमानत राशि, या इससे भी कम शायद. अभी आपका रिसेंटली क्या है, कुछ टाइम पहले से चला ही आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था कि जिसे भी चुनाव लड़ना है उसे एक घोषणा पत्र साइन करके देना पड़ेगा, है ना. आपका लीगल डिक्लेरेशन आपका कुछ पॉइंट्स के साथ भर के देना पड़ेगा, जिससे कि जानकारी को और पुख्ता किया जा सके. तो पहली जानकारी ये है कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट के खिलाफ जो भी आपके सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनकी जानकारी आपको उस फॉर्म में भर के आपको देनी पड़ेगी. सेकंड है आपका डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट. जो कैंडिडेट है उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं और उसकी जो संपत्ति वगैरह है वो कौन कौन सी है, और उसका जो भी लेन देन का हिसाब किताब है, कितना उधार है, जो देनदारियां वगैरह होती हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, उसकी भी डिटेल उसे देनी होती है. साथ में कैंडिडेट्स की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी भी जानकारी उसे देनी होती है. अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, क्या कैसा है, इसकी जानकारी भी उसे देनी होती है. This information has to be made public. This provides an opportunity to the voters to make their decisions on the basis of the information provided by the candidates. इन सारी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाता है, पब्लिक किया जाता है. पब्लिक किया जाना भी चाहिए, जिससे कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स के बारे में जान सके, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में जान सके, चाहे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो. इन सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने कैंडिडेट्स का अगर चुनाव करें तो क्लैरिटी पहले होनी चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों का जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया है, संविधान की तरफ से किस तरह का मैंडेटरी सिस्टम है इस पर, इसको देख लेते हैं. वाई इज देयर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री. कहने का मतलब है कि जब किसी भी अदर नौकरी के लिए आप कभी भी अगर किसी प्राइवेट संस्था पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, या फिर गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी के लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है ना. आप अगर चाहे एक चपरासी के लिए भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें भी आपका न्यूनतम 12वीं पास तो आपका मांगता ही है कि आप 12th पास आपका होना चाहिए. ठीक है, या फिर उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी होता है किसी भी नौकरी के लिए. तो जब हर किसी चपरासी तक की नौकरी के लिए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ज़रूरी होता है, तो जो एक नेता होता है, जो एक एमएलए होता है, या आपका एमपी होता है, जो सांसद या विधायक होता है, और यही सांसद या विधायक आपके मंत्री बनते हैं और अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं. जैसे आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट को भी हेड करने वाला आपका एक नेता अनपढ़ हो सकता है. इस बात को आप सोच के देखिए. रेलवेज का एक मंत्रालय जो संभालता है, वो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियम नहीं आता है कि उसका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, वो भी आपका एक अंगूठा छाप हो सकता है. तो इसके बारे में कुछ सारी चीज़ें दी गई हैं. 3 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं, और ये डिसाइड करिएगा आप लोग
कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स. The relevant qualification for selections to the Indian cricket team, for example, is not the attainment of educational degrees, but the ability to play cricket well. Similarly, the relevant qualification for being an MLA or an MP is the ability to understand people's concerns, problems, and to represent their interests. Whether they can do so or not is examined by lakhs of एग्जामिनर्स दे आर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years. एग्जाम्पल के तौर पे इतना घटिया एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, क्रिकेट का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. कहने का मतलब है कि सभी तरह के काम के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा इनका कहना है NCERT वालों का, है ना. अब इनका एग्जाम्पल देखिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है. आपके क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ ये आवश्यक है कि आप से अच्छा क्रिकेट खेलते बनना होना चाहिए. अब भैया जो क्रिकेट खेल रहा है वो तो गेंद और बैट से खेल रहा है ना. अब वो कोई डिपार्टमेंट तो संभाल नहीं रहा है, वो कोई देश का डिपार्टमेंट तो संभाल नहीं रहा है, वो देश तो उसको चलाना नहीं है, उसको तो क्रिकेट खेलना है. तो उससे आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको आप कैसे रिलाई कर सकते हैं, है ना. इनका कहना है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका काम है लोगों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं को सुलझाना, और वो बखूबी कर रहे हैं. और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए जो एग्जामिनर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो हर 5 साल में उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, वो हर 5 साल में कैंडिडेट चेंज कर देंगे. हम कहते हैं जब सारे के सारे अनपढ़ हैं तो हम किसको कैंडिडेट चेंज कर देंगे. एक तो अनपढ़ को हटाएंगे, दूसरा अंगूठा छाप आ जाएगा, एक अंगूठा छाप को हटाएंगे, तीसरा चोर आ जाएगा, चौथा डकैत आ जाएगा. हम किसको इसको हटाएंगे यार. इसके लिए आपका, मेरा तो यही मानना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक मिनिमम तो आपके मास्टर डिग्री तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए. चाहे वो पार्षदी का चुनाव लड़े, चाहे वो MP बने, चाहे वो सरपंच बने, चाहे वो MP बने, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, सभी के लिए मास्टर डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए. ऐसे में जो ये चोर उचक्के हैं, ये डकैत हैं, ये जो 3rd क्लास कैंडिडेट्स हैं, इन सब की छटनी हो जाएगी. सेकंड है आपका, इवन इफ एजुकेशन वॉज रेलिवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिक ज़रूरत को भी हो भी तो ये जिम्मा लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक एजुकेशनल बैकग्राउंड्स वाले को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं. अरे आप लगा के तो देखिए एक बार. और हम कहते हैं देखिए, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में है. और यहाँ सबके सब नेता हैं. यहाँ पे कोई आपका IAS अधिकारी तो चुनाव आपका कानून बनाता नहीं है, कोई IPS अधिकारी तो कानून बनाता नहीं है, कोई IFS अधिकारी भी कानून नहीं बनाता है. तो कानून बनाने का अधिकार और वेरियस डिपार्टमेंट को हेड करने का अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होती है? नेता की होती है. अब नेता तो जानता है ना कि सब तो अनपढ़ है. अब अगर हम यहाँ कानून बना दिए कि भाई न्यूनतम योग्यता आपकी मास्टर डिग्री है, तो जितने भी नेता हैं सबका तो पेट ही कट जाएगा ना. कोई भी नेता, हम कहते हैं 99% जितने भी नेता हैं अपने लोकसभा और राज्यसभा में ना, सबकी गद्दी छिन जाएगी, सबकी मान्यता रद्द हो जाएगी. If our country putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason, it would mean depriving a majority of the country's citizens our right to contest elections. If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become ineligible to contest elections. ये एक और बढ़िया बात कही इन्होंने ये कहा है कि अगर हम एजुकेशन क्राइटेरिया को पॉलिटिक्स में लगाते हैं तो ये आपका क्या कहते हैं, चुनाव लड़ने के अधिकार का उल्लंघन होगा. अगर हम मान के चलिए जैसे आपका BA, BCom या BSc जैसी जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ हैं, अगर उसको हम कंपलसरी कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति के पास इतना होना चाहिए,
तो अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, ये उनके अधिकारों के साथ आपका खिलवाड़ होगा। अब हम कहते हैं कि मैं जाता हूँ, एक पीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा और मैं पीएससी का फॉर्म भरूँगा, ठीक है। और पीएससी के फॉर्म में मैं भरूँगा किस चीज़ का फॉर्म भरूँगा मैं, जो आपका फॉरेस्ट विभाग का फॉर्म होगा। मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने किसी प्रौद्योगिकी के विद्यालय से पढ़ाई नहीं की है, और मुझे लेकिन बनना फॉरेस्ट विभाग में ही जाना है मुझे, है ना, फॉरेस्ट रेंजर ही बनना है मुझे, और उसके लिए कंपलसरी होती है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब मैं गवर्नमेंट से ये कहूँ कि आप मेरे अधिकारी बनने के अधिकार को वंचित कर रहे हैं और आप वायलेट कर रहे हैं मेरे फंडामेंटल राइट्स को, तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? ऐसे तो फिर पता नहीं करोड़ों लोग हैं जो इंजीनियरिंग नहीं किए हैं लेकिन उनको जाना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो क्या ये उनके साथ में अन्याय नहीं होगा? तो क्या उनके साथ में ये सारी चीज़ें उनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रही हैं? मतलब आपको कोई रीज़न भी देना है तो प्रॉपर रीज़न दीजिए जिससे कि लोग सेटिस्फाई हो सकें। आप रीज़न भी इस तरह से दे रहे हैं कि ये लोगों का लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। और स्वाभाविक सी बात इसमें सही बात लिखी है कि अगर आपका ग्रेजुएशन अगर कंपलसरी कर दिया जाए तो 90% लोग, और अगर मास्टर डिग्री अगर कंपलसरी कर दी जाए तो 99% नेता चुनाव ही न लड़ पाएंगे, ये सब के सब फेल हो जाएंगे। आप एक पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, आप एक टाइपिस्ट के एग्ज़ाम के लिए आप एक ग्रेजुएट पर्सन्स को आप हायर करते हैं। आपको अगर किसी विद्यालय में, किसी सरकारी विद्यालय में आपको 12th क्लास के 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर भर्ती करवानी हो तो आप उसमें मास्टर डिग्री मांगते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ में बीएड के कैंडिडेट्स को आप अप्लाई करने के लिए कहते हैं। कोई और उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास मास्टर डिग्री नहीं है तो मुझे भी अप्लाई करना है, और अगर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन है, वायलेशन है। बात वही है, सारे के सारे नेता हैं और इन्हीं के पास अधिकार है कानून बनाने का, और ये लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे या कुल्हाड़ी पे अपना पैर नहीं मारेंगे। इतनी सी बात है। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन कैंपेन, और इसको नेक्स्ट वीक इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।